हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे किस भारतीय फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2026 जीत लिया है, वहां पर प्रेजेंटर की भूमिका किस एक्ट्रेस ने निभाई है, किस राज्य के पूर्वी क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित कर दिया गया है, उसके लिए एक अथॉरिटी भी बना दी गई है। दुनिया का सबसे कुख्यात जो ड्रग माफिया है उसकी मौत हुई है, तो किस देश में का था ये, उसके बारे में पूरा इतिहास जानेंगे। किस भारतीय को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गेमिंग का सीईओ नियुक्त कर दिया गया है, और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पूर्वी क्षेत्र के लिए उच्च स्तर की प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करते हुए अथॉरिटी का गठन किया है, यानी प्राधिकरण बनाया? आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, तो केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी ईएनपीओ, उसके बीच में अभी फरवरी में ही त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, और इसी के तहत 6 जिलों को स्वायत्त घोषित किया गया है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बताएंगे। और केंद्र सरकार ने नागालैंड के पूर्वी 6 जिलों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करते हुए किस अथॉरिटी का गठन किया है? आंसर क्या होगा इसका? FNTA यानी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, पहला। और ये दूसरा कि क्यों आखिर किया गया है, ऑटोनॉमी प्रदान क्यों की गई है एक क्षेत्र के, एक राज्य के लगभग आधे हिस्से को। तो देखिए क्या है, एक तो ये एग्रीमेंट का उस समय की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जब ये हुआ था फरवरी में ही। दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन है ENPO यानी ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो है ना नागालैंड के एक बड़े हिस्से पर वो कह रहा था कि उसको एक अलग राज्य बना दो। प्यारा भारत है और ये यहाँ पर ये नागालैंड है, तो नागालैंड के लगभग लगभग इतने हिस्से को वो चाह रहा था, पूर्वी जो हिस्सा है, कि एक अलग राज्य बनना चाहिए। और इसके लिए वो मतलब लगातार प्रदर्शन और लगातार अभियान, हिंसक प्रदर्शन, हिंसक अभियान, ये सब कुछ कर रहा था। फिर सरकार ने बातचीत की उसके साथ, और फिर ये तय हुआ, बहुत लंबे समय तक कई सालों की बातचीत हुई, और अब तय कर दिया गया है कि 6 जिलों के लिए जो है ना उसको अपने निर्णय के लिए, 6 जिलों के जो वहाँ की जनजातियां हैं वो खुद अपने निर्णय ले सके अधिक बेहतर ढंग से। इसके लिए वित्तीय और प्रशासनिक जो है ना कुछ शक्तियां दी जा रही हैं। और कौन कौन से जो 6 जिले हैं वो कौन कौन हैं? तो वो जिले हैं कि फायर, लिंग, लॉन्गलिंग, मोंग, नाकलैक, शमेटर, तुएनसांग, ये जो टोटल 6 जिले हैं। तो ये जो मीटिंग हुई, एग्रीमेंट हुआ, उसमें गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह भी मौजूद थे, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूडियो थे, और ENPO जो ये डिमांड कर रहा था उसके भी जो सदस्य हैं यानी ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, तो एक तरह से स्वायत्तता दे दी गई है कुछ क्षेत्रों को। और ये क्यों दे दी गई है, आखिर क्या वजह थी? तो देखिए, निष्पक्ष विकास की ये लोग डिमांड कर रहे थे लंबे समय से, दशकों से। और इनका कहना था कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और प्रशासनिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। वहाँ की जनजातियां जो है ना, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उससे असंतुलन हो रहा है पूर्वी और पश्चिमी नागालैंड के बीच में। ठीक है, अब ये डिमांड थी, और चूंकि ये सीमावर्ती राज्य भी है नागालैंड, और जहाँ तनाव था, जहाँ असंतोष फैल रहा था भारत के प्रति और वहाँ के राज्य प्रशासन के प्रति, तो अब वो दिक्कत ये थी कि ये म्यांमार है, और यहाँ पर बहुत सारे जो उग्रवादी संगठन भी हैं जो अलग अलग राज्यों के लिए वो डिमांड करते हैं। और तो उन सब को देखते हुए भारत सरकार ने यह तय किया कि चलो हम इनको स्वायत्तता दे देते हैं थोड़ा सा, और फिर ये अपने चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए ये स्वतंत्र होंगे। देखिए, बजट तो राज्य सरकार ही पास करेगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, बहुत सारी चीज़ों की अथॉरिटी इनके पास, वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, ये सब दे दिए गए हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको कि आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड को विशेष संवैधानिक सुरक्षा भी मिला हुआ है। स्थानीय परंपरा, भूमि अधिकार और न्याय प्रथा जो है, जो वहाँ की जो जनजातियां हैं उसके लिए, तो वो अभी भी चल रही हैं। और
तो FNTA जो अथॉरिटी बना दिया गया है ना, वो उसको प्रभावित नहीं करेगा। एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। तो एक तरह से ऐसा मॉडल ये है कि केंद्र राज्य के बीच में सहयोग भी है और स्थानीय लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो डिमांड है, उसको भी देखा गया है और इस तरह से सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, यानी विकेंद्रीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। किस उत्तरी अमेरिकी देश में वहां की सेना ने अभियान चलाकर ड्रग माफिया एल मेंचो को मार गिराया और फिर उसके बाद उस देश में जबरदस्त हिंसा आगजनी की घटना हुई है? आंसर है मैक्सिको और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं और ये है एल मेंचो। अब हुआ क्या है, एक बार मैप के जरिए चीज़ों को समझते हैं। देखिए, प्यारा भारत है अपना और चलते हैं कहाँ, मैक्सिको की ओर। तो वो कहाँ है? वो है उत्तरी अमेरिका महादेश में। और ये उत्तरी अमेरिका में अमेरिका हो गया, इधर कनाडा हो गया और ये रहा ये मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिको में ये खूंखार, बिल्कुल खूंखार, ये ड्रग कार्टेल का चीफ था अल मेंचो। इतना बड़ा था कि इसके हाथ में, कंट्रोल में वहाँ की पुलिस थी। तो अमेरिका परेशान था, इसकी वजह से कई देश परेशान थे। अमेरिका तो परेशान था, ट्रंप बहुत परेशान थे, क्योंकि ये बहुत सारे जो नशीले पदार्थ हैं, यहाँ तक कि ऐसे नशीले पदार्थ जिनको जो है ना वो लैब में बनाया गया है, वो सब सप्लाई करने का काम करता था। इतना बड़ा ये खूंखार व्यक्ति था, इतना पावरफुल था। इसके पास हर तरह के अत्याधुनिक हथियार थे, यहाँ तक कि पनडुब्बियाँ भी छिपे हुए इनके पास मौजूद थी। तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था। एक समय ऐसा भी आया था जब इसको पकड़ने के लिए सेना गई थी और इसकी जो इसके हथियारबंद जो दस्ता था, उसने रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर किया और हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। तो उसके बाद ये 2015 के आसपास की बात है। एक बार तो ऐसा हुआ, इसको पकड़ने के लिए गई सेना और वहाँ जनता ने इतना विरोध कर दिया कि सेना को वापस आना पड़ा था। लेकिन अभी क्या हुआ, एक तो इसका पता नहीं चला था कि आखिर है कहाँ ये। और तो अमेरिका ने अपने खुफिया, यानी CIA जो अमेरिका की एजेंसी है, उसने मैक्सिको को ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये अल मेंचो जो है ना वो कहाँ पर मौजूद है। ऐसा बताया जाता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और उसी के वजह से इसके लोकेशन का पता चला है। तो 22 फरवरी को मैक्सिको की सेना ने अभियान चलाया और तलपला जो ना करीब इस जगह पर ये स्थित है, वहाँ पर इसको मार गिराया गया सेना के द्वारा। पहले तो एक घायल हुआ था, गोलियां लगी थी, एयरलिफ्ट करके इसको मैक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मैक्सिको की राजधानी जो है ना उसका नाम है मैक्सिको सिटी। ठीक है, और इस अभियान में कई सारे अपराधी जो ड्रग कार्टेल के हैं वो मारे गए हैं। और इसी के बाद हम लोगों ने देखा जो वीडियोस सामने आए हैं बहुत सारे, उसमें यही पता चल रहा है कि पूरे देश में एक अलग सा माहौल हो गया। मतलब इसको वहाँ के लोग रॉबिन हुड के टाइप के मानते थे। मतलब रॉबिन हुड का मतलब कि एक बदमाश जो जनता के लिए बहुत लोकप्रिय है, जनता की मदद करने वाला। तो पब्लिक इसके समर्थन में आ गई और नतीजा देख रहे हैं, एयरपोर्ट पे गोलियां चली, सड़कों पे गाड़ियां जला दी गई, बड़ी बड़े बिल्डिंगों में आग लगा दी गई, पुलिस थाने जला दिए गए। ये सब हुआ पूरे देश में। अब सवाल होगा कि एल मेंचो मतलब ये इतना बड़ा व्यक्ति था, शुरुआती जीवन क्या था? तो देखिए, इसका जो था ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, CJNG, जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। और ये स्थानीय कारोबारियों से वसूली करना, लोगों को डरा के रखना, इसके लिए कुख्यात रहा है। बचपन में ही इसने स्कूल छोड़ दिया था, फिर अवैध रूप से अमेरिका पहुंचा, वहाँ ड्रग के गैंग में शामिल हो गया, फिर तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुआ, कुछ वक्त जेल में रहा अमेरिका में, फिर डिपोर्ट कर दिया गया वहाँ से। मैक्सिको जब पहुंचा तो वो कुछ एक ड्रग कार्टेल मतलब पूरे ड्रग के माफिया, उससे जुड़ गया एक, और फिर जिससे जुड़ा था वो टूट गया, वो जो कार्टेल था वो टूट गया, बिखरा हुआ गया। उसके बाद
एल मैंचो ने अपना गैंग बनाया और दुश्मन के गैंगों को मार डाला एकदम पूरी तरीके से। ठीक है, तो दुश्मन के जब उसको मार डाला और फिर अपना विस्तार बढ़ाया इसने। और इसने ये क्या करता था ना, अपना जो उसको चाहिए था, कोकीन चाहिए वगैरह वगैरह चाहिए, उसके लिए वो डिपेंडेंट था ये कोलंबिया पर। कोलंबिया इस तरफ है, तो कोलंबिया से शुरू में माल लेता था। बाद में इसने क्या किया कि खुद ही लैब में नशीले पदार्थ बनाने शुरू कर दिए और इसकी वजह से अमेरिका में बुरे हाल हुए। ये क्या किया, दुनिया के देशों से ये कच्चा माल लेता था और उसके बाद लैब में ये बनाता था। और ख़ासतौर पे मेथाम फेंटिम, तो ये सब फेंटानिल भी एक सिंथेटिक ड्रग है। वो इस फेंटानिल अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल में, आपको लोग दिखाई देंगे जो एक जगह ऐसे बैठ खड़े हैं तो खड़े हैं, कोई झुके है झुका है तो झुका, एक एक घंटे झुका हो रह गया वो, मतलब एकदम लगता ही नहीं है कि कोई मतलब सभ्य लोग हैं। तो ऐसी स्थिति अमेरिका में जैसा ट्रंप का कहना है कि वहाँ इस ड्रग कार्टेल की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। वहाँ के युवा फेंटानिल जैसे जो सिंथेटिक ड्रग हैं उसके चपेट में आ रहे थे और अमेरिकी राष्ट्रपति ने दबाव डाला हुआ था मैक्सिको पर कि इसको खत्म करना है, इस कार्टेल को खत्म करना है। तो वेनेजुएला पर जब कार्रवाई हुई बुरी तरीके से, वेनेजुएला ये इस तरफ है यहाँ पर, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका अपने यहाँ उठा कर ले गया, उसी के बाद ट्रंप ने धमकी दी थी मैक्सिको के कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हमारी सेना जाकर कार्रवाई करेगी। और उसके बाद फिर मैक्सिको की जो राष्ट्रपति हैं शीनबाम, तो वो हरकत में आई और फिर उसके बाद खुफिया सूचनाएं अमेरिका देना शुरू किया, मतलब उसने दिया कि ये कहाँ कहाँ पर है, कैसे इसको ख़त्म किया जाए। पहले तो अमेरिका ने कहा था कि हम ही हमला करेंगे, लेकिन फिर मैक्सिको ने कहा कि भाई ऐसा अच्छा नहीं होगा क्योंकि हमारी देश की संप्रभुता पर का उल्लंघन हो जाएगा। उसके बाद फिर जब सूचना मिली तब मैक्सिको की सेना को आना पड़ा है और सेना ने वहां कार्रवाई की है ये, और इसको मार गिराया गया है। ये इतना जबरदस्त पावरफुल था कि इसके पास अपने विमान थे, हेलीकॉप्टर, ठीक है, और पनडुब्बी से ये अमेरिका में अलग अलग जगहों पर ड्रग्स सप्लाई किया करता था। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर एक तरह से कहा जाता है। इसके पास AK-47, M80 जैसे असॉल्ट राइफल्स ये सब हुआ करते थे। तो अब ये मारा गया है और मारे जाने के बाद वहाँ जो इसके गैंग के लोगों ने और बाकी ने जो हंगामा किया है, करीब करीब 1,80,000 से ज़्यादा इसके जो है ना वो गुर्गे थे और उसको मिलिट्री ट्रेनिंग ये दिलवाता था, ऐसे कि कोई कुछ भी ना कर सके। ठीक है, तो वहाँ की सरकार, राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाम, वो भी परेशान थी और आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया एल मैंचो वो मारा गया है। तो ये अब बहुत सारी बातें हुई कि आखिर अमेरिका को ये पता कैसे चला, क्योंकि ये तो बहुत ही सीक्रेट रूप से रहता था। और ये भी बात सामने आ रही है कि ये शराब नहीं पीता था, इसके गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी जो खबरें आई हैं कई सारी दुनिया के अलग अलग, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स भी मैं देख रहा था, वॉशिंगटन पोस्ट देख रहा था मैं, उसमें ये थी कि बात की CIA को पता चला कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है और ये उससे मिलने गया था और ऐसे ही अकेले नहीं गया था बल्कि पूरी दल बल के साथ गया था एक पहाड़ी पर, और वहीं पर पहले मतलब पता चल गया था और फिर उसके बाद हमला किया गया मैक्सिको की सेना के द्वारा। और सेना के हजारों हजार जवान मैक्सिको के अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिए गए हैं कि हालात बेकाबू कभी भी हो सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में ड्रग तस्कर की मौत के बाद हिंसा को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की? आंसर होगा मैक्सिको। मैक्सिको में जो हालात खराब हुए हैं उसकी वजह से भारतीय दूतावास ने आम नागरिकों से कहा है कि वो घर में रहें
और सतर्क रहें, अगर निकलना है तो सुरक्षित रहें, आवाजाही अनावश्यक से बचें, भीड़ से दूर रहें, परिवार मित्रों इन सबको अपनी सूचना देते रहें कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि अभी कुछ वक्त, कुछ हफ्ते अभी वहाँ पर तनाव ये बना रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पूरे ड्रग कार्टेल को कैसे वो खत्म करता है मैक्सिको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय मूल की महिला को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग एक्सबॉक्स का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर होगा आशा शर्मा। आशा शर्मा उनको ठीक है, तो अब वो सीधे सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सबॉक्स उसको हर घर तक पहुंचाने का संकल्प इन्होंने लिया है आशा शर्मा ने। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, ये है आशा शर्मा और इनको बनाया गया है। एक्सबॉक्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का गेमिंग ब्रांड है। गेमिंग कंसोल से लेकर कई सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज गेम की यहाँ पर इसके ज़रिए लाभ उठाते हैं बहुत सारे लोग। अगला क्वेश्चन, 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा वन बैटल आफ्टर अनदर। काफ़ी पॉपुलर फिल्म है, इससे पहले भी कई सारे अवार्ड जीत चुकी है फिल्म और इसने अब बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ इस वीडियो का अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप से भी ले सकते हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। बेसिक मेंबरशिप प्लान है, दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान। पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहेगा। पीडीएफ, वीडियो और मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके करंट अफेयर्स के लिए। तमाम एग्जामिनेशन में खूब सारे प्रश्न टकराते हैं। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, गजब के। तो देख सकते हैं आप, और शार्प लर्निंग ऐप जो है ना वो गूगल प्ले पर आपको मिल जाएगा। अभी छूट चल रही है, मुझे लगता है कल शायद ये ऑफर समाप्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 79th बाफ्टा पुरस्कार 2026 में किस मणिपुरी फिल्म या कहें भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रंस एंड फैमिली कैटेगरी का अवार्ड जीत लिया है? आंसर होगा बोंग। ठीक है, न्यूज भी आप देख रहे हैं, इंडियन मूवी बोंग बैग बाफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म इस कैटेगरी में। तो ये पहला मौका है जब इस कैटेगरी में भारतीय फिल्म ने अवार्ड जीता है। हालांकि दूसरी कैटेगरी में भारतीय फिल्म या भारतीय एक्टर या दूसरे लोगों ने अवार्ड जीता हुआ है, लेकिन ये इस कैटेगरी में पहली बार हुआ है। तो बोंग जो है ना वो फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी उनकी एक्सेल एंटरटेनमेंट है, उसके तहत इसका निर्माण किया गया था। यह मणिपुरी इमोशनल ड्रामा है बोंग, और ये जो है ना वो इसके डायरेक्टर कौन थी? तो लक्ष्मी प्रिया देवी। ठीक है, तो ये बोंग है, ये फिल्म है और इसमें मणिपुर की कलाकार भी कई सारे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये बोंग जो है ना वो 2024 में 2 साल पहले रिलीज किया गया था और फिर अलग अलग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इसको दिखाया गया है। ठीक है, तो छोटी लड़की के इर्द गिर्द जो है ना ये कहानी है। इसमें एक छोटी लड़की जो अपनी माँ को खास तोहफा सरप्राइज देना चाहती है और उसको लेकर ये पूरी फिल्म बनी हुई है। ठीक है, अभी तक अगर हम देखेंगे बाफ्टा अवार्ड में किन किन ने जीता हुआ है अवार्ड, एक तो ये बोंग ने जीत लिया है अवार्ड इस कैटेगरी में, देख भी रहे हैं। हालांकि इससे पहले कुछ फिल्मों ने जीता हुआ है, जैसे 1982 में 1982 में रोहिणी ने बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल फिल्म गांधी के लिए जीता था। और 1998 में शेखर कपूर ने एलिजाबेथ पिक्चर बनाई थी, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, तो उसके लिए अवार्ड मिला था उसको। 2008 में रेसुल पुकुटी ने बेस्ट साउंड फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर, तो उसके लिए अवार्ड जीता था। 2010 में AR रहमान की ने जीता था बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक फिल्म का नाम था 127 आवर्स, उसके लिए। और 2026 में लक्ष्मी प्रिया देवी ने बेस्ट पारिवारिक मूवी, इसके लिए बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में ये अवार्ड बोंग को जीत लिया है। ठीक है,
तो बाफ्टा अवार्ड क्या है? बाफ्टा ये ब्रिटेन में ये सेरेमनी होता है, ये आयोजित किया जाता है, एनुअल अवार्ड है। और अब हम लोग देखते हैं कि जो टोटल विजेता है उसकी पूरी लिस्ट, ठीक है। एक तो क्या पूछा जाएगा, एक तो भारतीय फिल्म का पूछ लिया जाएगा बूंग के बारे में आपसे एग्जामिनेशन में, बेस्ट फिल्म पूछ लिया जाएगा आपसे, वन बैटल आफ्टर अनदर, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरी लिस्ट भी मैंने दे दी है। तो वैसे कम ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक दो चीज़ों को ध्यान रखेगा, जैसे ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस भारतीय एक्ट्रेस ने प्रेजेंटर की भूमिका निभाई है? क्या नाम है उनका? आलिया भट्ट ने, ठीक है, आलिया भट्ट ने। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। इससे पहले कई इंडियन एक्ट्रेस जो है ना वो प्रेजेंटर की भूमिका निभा चुकी हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, वो बाफ्टा में प्रेजेंटर रह चुकी हैं। अब 2026 में आलिया भट्ट इसकी हिस्सा रही। तो उन्होंने बेस्ट फिल्म नॉन इन द इंग्लिश लैंग्वेज इस कैटेगरी के लिए प्रस्तुतकर्ता के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई, और उन्होंने पहुंचते ही सबको हिंदी में नमस्कार कहा और इसके बाद अंग्रेजी में अवार्ड की घोषणा की। तो ये काफ़ी चर्चा में ये बात रही है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब जीत लिया है? आंसर का इंडिया। इंडिया ने किसको हराया? बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीत लिया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और पहला सीजन 2023 का हांगकांग में आयोजित किया गया था, ठीक है। दोनों टीमों के कप्तान की बात करेंगे तो भारतीय टीम की कप्तान राधा यादव, बांग्लादेश टीम की कप्तान फहीमा खातून, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में 23 फरवरी 2026 को राजा जी उत्सव मनाया गया, तो इसके तहत किस भारतीय गवर्नर जनरल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहेंगे हम, ठीक है। तो इनसे पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन भारतीय वो सी राजगोपालाचारी थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसके बाद के ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, गवर्नर जनरल के रूप में भारतीय मतलब वो सेवा करने वाले एकमात्र भारतीय थे। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब ये पद समाप्त कर दिया गया था और फिर राष्ट्रपति का पद बनाया गया था। महात्मा गांधी के करीबी थे ये। और अब लुटियंस, सर लुटियंस, जिन्होंने पूरा राष्ट्रपति भवन और लुटियन जोन के वास्तुकार थे, उनकी जगह अब इनकी प्रतिमा जो है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। जो ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है। ऑफर समाप्त होने से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।